मैं भारत को भारत की मान्यताओं के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं और इसी काम की कोशिश में लगा हूं। नमस्कार दोस्तों, बीएस नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं बलबीर सिंह सरिता राजपूत। आपको सुनकर हैरानी होगी कि भारत में एक मूल प्रति है मनुस्मृति की, जो हजारों सालों से चली हुई आ रही है, और दूसरी मनुस्मृति लिखी अंग्रेजों ने। आपको शायद इस बात का पता नहीं होगा कि हमारे देश की जो मनुस्मृति है उसकी दूसरी जो प्रति लिखी वो अंग्रेजों के द्वारा लिखी गई है। और अंग्रेजों ने उस दूसरी मनुस्मृति की जो प्रति लिखवाने के लिए उन्होंने मैक्स मुलर की मदद ली है। मैक्स मुलर एक जर्मन विद्वान है, एक जर्मन इतिहासकार है। उस जर्मन इतिहासकार ने इस दूसरी मनुस्मृति को लिख करके अंग्रेजों को दी है। और मैक्स मुलर की खासियत यह है कि मैक्स मुलर को संस्कृत बहुत अच्छी तरह से आता था और इंग्लिश और जर्मन भी बहुत अच्छी तरह से उसको आती थी। तो इसलिए मैक्स मुलर ने संस्कृत में मनुस्मृति को पढ़ करके उसका जर्मन भाषा में अनुवाद किया और फिर जर्मन भाषा से अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करके मैक्स मुलर ने उसके अंदर कई प्रकार के विक्षेप और विकृतियां डाल करके उसको पेश किया गया, उसको बदल कर लिखा गया। और बदल कर लिखने के बाद में उसने इस प्रकार की विकृतियां डाली ताकि भारतीयों को उस मनुस्मृति को पढ़कर की घृणा होने लगी, उनको नफरत होने लगे अपने ही धार्मिक ग्रंथों से, अपने ही धर्म की मनुस्मृति से। इस प्रकार से उसने उसमें विकृतियां डाल करके और उन्होंने संसद के, अंग्रेजों की संसद के अंदर जो है ना उनको पेश किया गया। और इसके अंदर बड़े बड़े जो लोग थे ना अंग्रेज, वो सारे के सारे शामिल थे, कोई साधारण लोग नहीं थे। अगर उनमें से अगर मैं नाम लूँ बड़े बड़े अंग्रेजों का, तो उनमें सबसे एक नाम आता है, उसका नाम है विलियम हंटर। विलियम हंटर वो अंग्रेज अधिकारी है जिसने सबसे ज्यादा हमारे धार्मिक ग्रंथों में विकृतियां डाली हैं। और अंग्रेज जो विलियम हंटर है वो लिखता है कि उसने अपनी एक रिपोर्ट पेश की है और उसकी जो टीम के जो जितने भी लोग थे उन सब पूरी टीम को मिला के जो रिपोर्ट उन्होंने बनाई, उसी टीम को वो बोलते थे विलियम हंटर कमीशन। उस विलियम हंटर कमीशन की टीम ने एक हजारों पेज की एक रिपोर्ट बनाई है और उसमें साफ साफ लिखा है हमने किस प्रकार के भारतीय ग्रंथों को विकृत किया है, कैसे कैसे विकृतियां डाल करके इनको तोड़ मोड़ के लिखा गया है। ये सारे की सारी 1000 पन्नों की जो विलियम हंटर कमीशन की रिपोर्ट है वो अंग्रेजों की संसद में पेश की गई है और उसमें साफ साफ बताया गया कि हमने किस प्रकार से भारत के इतिहास को तोड़ मरोड़ कर लिखा गया है ताकि हम भारतीयों को आसानी से गुलाम बना सकें, ताकि उनमें अपने ही धर्म ग्रंथों के प्रति आराम से आसानी से नफरत पैदा की जा सके। इस प्रकार की विकृतियां इन अंग्रेजों ने इसके अंदर डाली हैं। उसके बाद में भारत में एक और अंग्रेज आया जिसका नाम था टीबी मैकोले। टीबी मैकोले ने जो हमारे देश के जो विषय जो बनाए, उन विषयों के अंदर एक विषय है इतिहास। उस इतिहास के अंदर मैकोले ने लिखा है कि भारतीयों को उनका असलियत इतिहास जो है उसके बारे में जानकारी नहीं दी जाए, इनको तोड़ मरोड़ करके इनमें विकृतियां डालकर इनको पढ़ाया जाए, क्योंकि हमको भारतीयों को गुलाम बनाना है। इस प्रकार की मानसिकता अंग्रेजों की इस भारत के प्रति रही है। और जो आज भारत में आप जो पढ़ रहे हैं ये इतिहास भारत का नहीं है, इसको अंग्रेजों ने तोड़ मरोड़ करके इसमें बहुत सारी विकृतियां डाल करके हमारे स्कूलों में पढ़ाया जाता है। और सबसे अचंभे की बात है कि वो तो अंग्रेज थे जो करके चले गए। आज के हमारे इतिहासकार चाटुकार, वो आज उसी इतिहास को 75 साल हो गया देश को आज़ाद हुए, मगर वही इतिहास जो अंग्रेजों ने बदल कर लिखा वही आज भी हमारे स्कूल कॉलेजों में पढ़ाया जाता है। इसको आज तक 75 साल हो गया देश को आज़ाद हुए, आज तक हमारे इतिहासकार चाटुकार जो ना हराम की रोटी तोड़ने वाले इसको बदल नहीं पाए हैं। मैकोले ने एक सबसे बड़ी उसमें एक बहुत बड़ी विकृति डाली है अपने उस इतिहास के सब्जेक्ट के अंदर कि हम जो भारतीय हैं, हम जो आर्य हैं, ये भारत के बाहर से कहीं से आए। जब भारत के बाहर कोई आर्य रहता ही नहीं था तो फिर हम बाहर से आए कहाँ से? पूरी मध्य एशिया, सेंट्रल एशिया, पूर्व एशिया का शोध हुआ है, कहीं भी ऐसा कोई भी प्रमाण नहीं मिला है कि आर्य कहीं भारत के बाहर से आए हैं और ये भारत में आकर के इन्होंने राज किया और कब्जा किया है। क्योंकि आर्य हमारे देश के अंदर आर्य जाति समूह कोई है ही नहीं। हमारे देश में आर्य उसको कहा जाता है जो सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है, जिसका सर्वश्रेष्ठ आचरण है, जिसका सर्वश्रेष्ठ चरित्र है और जिसके सर्वश्रेष्ठ आचरण और चरित्र से
किसी जाति समूह को उदाहरण पेश किया जा सके, जिसके कहे हुए बोले हुए किए हुए काम को एक उदाहरण पेश किया जा सके, उनको हमारे देश में सर्वश्रेष्ठ उन व्यक्तियों को हमारे देश के अंदर आर्य कहा गया है। हमारे देश में राजाओं को भी आर्य नरेश के नाम से जाना जाता था। भगवान राम को भी आर्य नरेश के नाम से बोला गया है। भगवान श्री कृष्ण को भी आर्य पुत्र कहा गया है। अर्जुन को भी कई बार आर्य पुत्र के नाम से संबोधित किया गया है। युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव को भी कई बार आर्य पुत्र के नाम से संबोधित किया गया है। द्रौपदी को भी कई बार आर्य पुत्री के नाम से संबोधित किया गया है। यानी कि हमारे देश में जो सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हैं वो किसी भी समुदाय में हो सकते हैं, किसी जाति समुदाय में हो सकते हैं। वो वैश्य भी हो सकते हैं, वो शूद्र भी हो सकते हैं, वो ब्राह्मण भी हो सकते हैं, वो क्षत्रिय भी हो सकते हैं। किसी भी जाति समूह में जो श्रेष्ठ आचरण जिसका है, जिसका श्रेष्ठ उत्तम चरित्र है, जिसके आचरण और चरित्र का हमारे जाति समूह में उदाहरण पेश किया जा सके, वही हमारे देश के आर्य कहलाए हैं। उसके अंदर चाहे आप लाला लाजपत राय को समझ लें, सुभाष चंद्र बोस को मान लें, तात्या टोपे को मान लें, आप महारानी लक्ष्मीबाई को मान लें, महारानी अवंतिका बाई को मान लें, महारानी कित्तूर चिन्नमैया को मान लें, अशफाकुल्लाह खान को मान लें, सुबह आज़ाद शेखर भगत सिंह को मान लें, किसी को भी, किसी भी क्रांतिकारी को मान लें, गांधी जी को मान लें। ये जितने भी हमारे सर्वश्रेष्ठ जो व्यक्ति हुए हैं हमारे इतिहास के अंदर, ये सारे आर्य पुत्र कहलाए हैं। और ये कहते हैं कि भारत के अंदर कोई आर्य था नहीं, बाहर से आए हैं। आर्य नाम की कोई भी जाति समूह, कोई भी जाति इस पूरी पृथ्वी के ऊपर है ही नहीं। आर्य सिर्फ भारत में शुरू से ही मूल निवासी रहे हैं, और उसके बाद में भारत के जो उत्तम चरित्र के जो लोग थे उनको आर्य नागरिक कहा गया है, आर्य नरेश कहा गया है, आर्य पुत्र पुत्रियां कहा गया है। और इन्होंने इतिहास को तोड़ मरोड़ के आर्य एक जाति समूह बनाकर रख दिया। ऐसा भारत में कोई नहीं है। और फिर सबसे बड़ी विकृति टीवी मकोले ने अपने विषय के अंदर इतिहास में डाली है कि भारत के जो आर्य हैं, हम लोग, ये हजारों सालों से गौमांस खाते आ रहे हैं। अब आप बताइए कि जिस देश के अंदर अगर वहाँ के नागरिक, वहाँ के लोग अगर हजारों सालों से गौमांस खा रहे हैं, तो उस गौ माता को बचाने के लिए, उस बचाने के लिए अपने जीवन की आहुति क्यों देनी चाहिए? फिर उस गाय माता को बचाने के लिए आंदोलन क्यों करना चाहिए? हमारे देश में हजारों क्रांतिकारियों ने गौ माता के नाम को बचाने के लिए आंदोलन किए हैं, क्रांतियां की हैं। तो जिस देश के अंदर अगर गौ माता को खाने की परंपरा हजारों सालों से, जिस देश के आर्य गौ माता का मांस खाते हैं, तो उस देश के अंदर इस प्रकार के आंदोलन, गाय को बचाने का, गौ हत्या को बंद करने का आंदोलन क्यों करना चाहिए? उनको अपना जीवन क्यों त्यागना चाहिए? अपना जीवन क्यों बर्बाद करना चाहिए? और हमारे देश के इतिहास में तो एक उदाहरण है मंगल पांडे का, जिसको अंग्रेजों ने फांसी दे दी थी। उसने गौ सेवा से, गौ हत्या को बंद करने के नाम से ही उसने आंदोलन शुरू किया था। और फिर वो आंदोलन पूरे देश में फैला और एक बहुत बुरी तरह से आग की तरह भड़का और पूरे देश के अंदर आग लगा दी थी। पूरी अंग्रेजों की 350 छावनियाँ उसने जला कर रख दी थी। अगर हमारे देश के अंदर गौ मांस ही खाने वाले होते हैं हमारे देश के नागरिक आर्य, तो ऐसा आंदोलन क्यों करते? और फिर वो आंदोलन, गौ हत्या को बंद करने का जो आंदोलन था, वो फिर एक आज़ादी का आंदोलन बना और उस आंदोलन से देश आज़ाद हुआ। मंगल पांडे अंग्रेजों की सेना में बैरकपुर की छावनी में, जो कलकत्ता के पास में है, उसमें अंग्रेजों की सेना में भर्ती हुए थे, अंग्रेजों की सेना में नौकरी करने के लिए। वहाँ पर किसी ने अंग्रेजों के सेना में नौकरी करते हुए किसी ने मंगल पांडे को कह दिया कि आप ये जो कारतूस जो चला रहे हैं, इस कारतूस के अंदर जो है, जो मुंह से आप जो कारतूस खोलते हैं उसके अंदर गौमांस भरा हुआ होता है, और आप गौ हत्या बंद करने की आंदोलन की बात करते हैं। तो मंगल पांडे को इस बात का यकीन नहीं हुआ और मंगल पांडे सीधा अंग्रेज अधिकारी के पास गया, मेजर जनरल ह्यूसन के पास। मेजर जनरल ह्यूसन से मंगल पांडे ने पूछा कि क्या हम ये जो कारतूस चलाते हैं, जो मुंह से खोलते हैं, क्या इसके अंदर गौ माता की चर्बी भरी जाती है? लेकिन मेजर ह्यूसन ने जवाब नहीं दिया। मंगल पांडे ने फिर पूछा, फिर भी जवाब नहीं दिया। दूसरी बार पूछा, फिर जवाब नहीं दिया। तो मंगल पांडे को गुस्सा आया और अपनी सर्विस रिवाल्वर बंदूक उठा करके मेजर ह्यूसन के सीने पे गोली दाग दी और मेजर ह्यूसन
ढेर हो गया। और फिर मंगल पांडे को पकड़ लिया गया। ये घटना है 29 अप्रैल 1857 की। और उसके बाद में 10 दिन केस चला, फिर मंगल पांडे को फांसी की सजा हो गई। जब जिस देश में हमारे क्रांतिकारियों ने गौ हत्या बंद करने के लिए इस प्रकार के आंदोलन किए हों, अपने प्राणों की आहुतियां दे दी हों, उस देश के लोग हजारों सालों से गौ मांस कैसे खा सकते हैं? और ये अंग्रेज लिखते हैं कि हमारे देश के अंदर तो हजारों सालों से गौ मांस खाया जाता है। इस प्रकार से हमारे देश के ग्रंथों को, इतिहास को तोड़ मरोड़ करके इन अंग्रेजों ने इसको बदल करके रखा गया। लेकिन वो चीज़ें जो तब चल रही थी वो आज भी चल रही हैं। गौ हत्या के लिए आज भी जगह जगह आंदोलन होते हैं, जगह जगह धरना प्रदर्शन होते हैं, गौ हत्या को बंद करने के कानून की मांग होती है। लेकिन देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गया, ना तो गौ हत्या बंद हुई है, ना गौ हत्या पर कोई कानून बना है, कुछ भी नहीं बना है। आज वही काम हमारे काले अंग्रेज कर रहे हैं जो गोरे अंग्रेज कर रहे थे। आज भी गौ माता का मांस खाया जाता है। आज भी वो बूचड़ खाने बंद नहीं हुए हैं जिनके अंदर गौ माताएँ काटी जाती हैं और हजारों करोड़ों की तादाद में गायें काटी जाती हैं। 14-15 लाख गायें प्रतिदिन एक एक बूचड़ खाने में काटी जाती हैं। और आज हमारी सरकार है, आज अंग्रेजों की सरकार है, आज हमारे काले अंग्रेजों की सरकार है जो सनातन धर्म को मानने वाले हैं, जो आर्य धर्म को मानने वाले हैं, जो आर्य समाज को मानने वाले हैं। मगर आज भी कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो जो सिस्टम चला के चले गए अंग्रेज, जो बना के चले गए, वो उसको ये तोड़ना नहीं चाहते हैं। क्योंकि आज भी इनकी जो मानसिकता है, हमारे जो देश के जो काले अंग्रेज जो पार्लियामेंट में और विधानसभा संसद भवन में बैठे हैं, उनके अंदर, सबके अंदर टीबी मैकॉले की और विलियम हंटर की आत्मा ही है। ये देखने में बेशक हमारे देश के लगते हो, हमारे जैसे लगते हो, हमारे जैसे खाते हो, हमारे जैसे बोलते हो, हमारे जैसे पहनते हो, मगर इनकी जो आत्मा है हमारे देश के जो काले अंग्रेजों की, जो आज पार्लियामेंट संसद भवन में बैठे हैं, उनके अंदर आत्मा विलियम हंटर की है, उनके अंदर आत्मा टीबी मैकॉले की है, उनके अंदर आत्मा रॉबर्ट क्लाइव की है। तो ये जब तक इस चीज़ों पर प्रतिबंध लगाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि दोबारा से फिर वही क्रांति, वही आंदोलन करना पड़ेगा जो हमारे क्रांतिकारियों ने किया था, जो हमारे मंगल पांडे ने शुरू किया था, जो गांधी जी ने शुरू किया था, जो लाला लाजपत राय ने शुरू किया था, जो सुभाष चंद्र बोस ने शुरू किया था, जो आज़ाद भगत सिंह ने शुरू किया था, जो तात्या टोपे ने शुरू किया था, महारानी लक्ष्मीबाई ने शुरू किया था। यही आंदोलन दोबारा करना पड़ेगा, उस तभी जाकर के इस देश के अंदर ये सब चीज़ें रुक सकती हैं। गौ हत्या भी बंद हो सकती है, गौ माता के को बचाने के लिए कानून बनाया जा सकता है। क्योंकि जब तक हम सिस्टम नहीं बदलेंगे, अंग्रेजों के बनाए कानून व्यवस्था को नहीं बदलेंगे, अंग्रेजों की दी हुई जो मानसिकता, जो हमारे अंदर जो मानसिकता भरी हुई है, जब तक एक एक व्यक्ति को एक एक घर के दरवाजे पर जाके एक क्रांति के रूप में, एक आंदोलन के रूप में घर घर जाकर के हम जागरूकता नहीं लाएंगे, जैसे हमारे क्रांतिकारी घर घर जाके विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने के लिए वो घर घर, दरवाजे दरवाजे, दुकान दुकान, मार्केट मार्केट घूमते थे और वो विदेशी कंपनियों का और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करते थे, तब जाके हमारे देश के अंदर विदेशी कंपनियों का और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार हुआ था, तब जाके अंग्रेजों ने हार मानी थी। तो आज भी हमको इन काले अंग्रेजों के खिलाफ घर घर जाकर के, गांव गांव, शहर शहर जाकर के एक जागरूकता लोगों में लानी पड़ेगी, लोगों को जागरूक करना पड़ेगा एक क्रांति के माध्यम से, एक आंदोलन के माध्यम से, ताकि हमारे देश के अंदर ये जो गो हत्या जैसे जो अपराध हैं, जो भ्रष्टाचार है, जो मनी लॉन्ड्रिंग जैसे केस हैं, जो धर्मांतरण जैसे केस हैं, जो घुसपैठ जैसे केस हैं, जो बलात्कार आए दिन होते रहते हैं, ये सारे के सारे तब जाकर के खत्म होंगे, तब हम एकजुट होकर फिर दोबारा से आंदोलन या कोई क्रांति करेंगे। और इस देश में वो वक्त आ गया है कि आज फिर वो क्रांति लाने का समय है। आज को क्रांति करने की जरूरत है, वो आंदोलन फिर से करने की जरूरत है, जो अशफाकुल्ला खान ने किया, जो आज़ाद भगत सिंह ने किया, जो सुभाष चंद्र बोस ने किया, जो महारानी लक्ष्मीबाई ने किया, जो कित्तूर चेन्नम्मा ने किया, जो सुभाष चंद्र बोस ने किया, गांधी जी ने किया। ये आंदोलन दोबारा से करना पड़ेगा ताकि हम गोहत्या को रोक सकें, गोहत्या जैसे अपराध को रोक सकें, उस पर कानून बनवा सकें, हम काले धन को विदेशों से वापस ला सकें। हमारे देश में जो काला धन दबा पड़ा है 4 लाख करोड़ के आसपास, 40 लाख करोड़ के आसपास, उसको हम निकलवा सकें और हम अपने उस पैसे को ला करके इस प्रकार के जो कृत्य हैं, इस प्रकार के जो घिनौने काम, जो गोहत्या जैसे जो बूचड़ खाने बने उनको हम बंद करवा सकते हैं।
और इसके लिए पूरे देश के नौजवान युवाओं को बाहर आकर एक क्रांति का रूप लेके, एक आंदोलन के रूप में वही करना पड़ेगा जो हमारे क्रांतिकारी करके चलेगी। और तभी हमारे उन क्रांतिकारियों का सपना पूरा होगा, तभी हमारे क्रांतिकारियों के सपनों का ये भारत बनेगा। तो मैं सभी देश के नौजवान युवाओं से ये अपील करता हूँ कि फिर वो वक्त आ गया है, सब मिलकर के आकर आओ और सब मिलकर के आंदोलन करते, क्रांति करते हैं इन सब कुरीतियों को मिटाने के लिए, इस पूरी अंग्रेजों की शासन व्यवस्था को खत्म करने के लिए, और जैसे गौ हत्या जैसे कुकृत्यों को बंद कराने के लिए। तो मैं सभी युवाओं से विनती करता हूं, और जहां तक मेरी आवाज़ जाए, मेरी आवाज़ सुने और इस आंदोलन का हिस्सा बनने के लिए वॉलंटियर मुझे कॉल करें, मेरे फेसबुक पे या यूट्यूब पे कहीं भी मैसेज से बात करें, और आइए आप सब मिलकर के आंदोलन करते हैं और इन सब कुरीतियों को देश से दूर भगा करके एक राष्ट्र को, एक संपन्न राष्ट्र बनाते हैं। तो आज के अंक में बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे पर। जब तक मेरा वीडियो शेयर करिए, लाइक करिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।